हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप को देखा जाता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। इस कंप्लीट चैप्टर में स्टूडेंट्स हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। बैटरीज जो होती है, सेल्स जो होते हैं, उसके बारे में हम इस कंप्लीट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। पहला है विद्युत रासायनिक सेल, इसे गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, इसे वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम इसी एक ही सेल के हैं। विद्युत रासायनिक सेल भी वही है, गैल्वेनी सेल भी वही है, वोल्टीय सेल भी यही है। विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, यानी कि पहले केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है और उन केमिकल रिएक्शंस से करंट फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी जो है उसे जनरेट किया जाता है। और विद्युत अपघटनी जो सेल है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। पहले हम करेंगे विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि उसमें हम पहले केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे ढेर सारी, और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे, करंट को जनरेट करवाएंगे, विद्युत धारा को उत्पन्न करवाएंगे। विद्युत रासायनिक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है वह इस पहला नंबर वाला जो सेल है हमारा विद्युत रासायनिक सेल, उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके अंतर्गत भी क्या होगा, पहले खूब सारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी, उन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और डैनियल सेल को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, हर सेल में हमेशा दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, एक धनाग्र एक ऋणाग्र, एनोड कैथोड, इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ये लगभग जितने भी सेल्स हैं उसमें जरूर होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक कैथोड। अब इस सेल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ। वैसे ये आपको मिलेगा और भी, इसे लोन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यहाँ पर L का मतलब होगा लेफ्ट, O का मतलब होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण क्या है हम जानते हैं, वह प्रोसीजर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का दान किया जाता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ये होगा A से है यहाँ पर मतलब एनोड, और N का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव। ये एक छोटी सी ट्रिक है डैनियल सेल को समझाने से पहले, लोन कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, इसकी बिल्कुल ओपोजिट होगी वो L का उल्टा हो जाएगा, ये है लेफ्ट तो यहाँ आएगा राइट। O से यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब वह प्रोसीजर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो वह प्रोसीजर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है वह रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाता है। तो यहाँ इसका रिवर्स होगा,
तो यहां हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि अपचयन। फिर ए से एनोड, यहां होगा कैथोड। फिर एन से नेगेटिव, यहां होगा पॉजिटिव। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है डैनियल सेल को समझने से पहले। अब डैनियल सेल क्या है? डैनियल सेल को हम सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स के द्वारा बनाएंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या चीज है? कोई भी इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहले हम जिसका इलेक्ट्रोड हमें बनाना है उसकी हम धातु की छड़ ले लेते हैं और उस धातु की छड़ को, जो धातु हमने लिया है, उसी के विलयन में डुबो देते हैं। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोड। अब डैनियल सेल जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है जिंक और दूसरा है कॉपर। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे। पहले तो डैनियल सेल दो चीजों से मिलकर बना, पहला है हमारा जिंक और दूसरा है कॉपर। अब इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं अपन। जिंक की हम छड़ लेंगे, ये ले ली हमने जिंक की छड़। इस जिंक की छड़ को हमने जिंक के ही विलयन में डुबो करके रख दिया। अब जिंक का विलयन कौन सा लिया जाए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जिंक के विलयन के तौर पर जिंक सल्फेट का विलयन। ये है जिंक धातु की छड़, ये सॉलिड है, ये जिंक धातु की छड़, इसको हमने जिंक सल्फेट, जिंक के ही विलयन में डुबो दिया। किसी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना हो तो उस धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, यह होता है हमारा इलेक्ट्रोड। तो जिंक धातु की छड़ ली, इसको जिंक धातु के ही विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो गया। दूसरा, यह सेल दूसरी कौन सी चीज से मिलकर बना है? कॉपर मेटल। अब एक और बनाते हैं हम यहाँ पर कॉपर धातु की हम छड़ ले लेते हैं। ये है कॉपर धातु की छड़, इसको कॉपर के ही विलयन में डुबो करके रखते हैं। अब कॉपर का विलयन हम यहाँ पर लेंगे कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। ये हमारा दूसरा एक इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। कॉपर धातु की छड़ और धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबो दिया, ये हो गया हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड। ये है जिंक इलेक्ट्रोड और ये है कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये जो दोनों धातु की छड़ें हैं, इनको गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है? यदि परिपथ में हल्की सी भी धारा प्रवाहित हो रही है तो वह विक्षेप देगा, वो हमें जानकारी देगा यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। इसका ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 पर रहेगा, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर। अब ये हमारे दो धातु के इलेक्ट्रोड्स हो गए, इन दोनों को हमने इलेक्ट्रोड से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब क्या यहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है क्या? अगर मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो, कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। मान लेते हैं कि जिंक जो है वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देती है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से चलते हैं, तो वो यहाँ से चल कर के यहाँ नीचे गिर जाएंगे, यहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग है, अभी तक परिपथ जो है वह पूरा जो है वह मिल नहीं पाया है। इस परिपथ को जोड़ना है हमें, अभी तक ये परिपथ अलग अलग है, इस परिपथ को जोड़ेंगे हम। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर एक लवण सेतु का उपयोग करेंगे, ये है हमारा लवण सेतु।
ये जो लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज जो है, इसमें KCl का विलयन भरा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड का। और ये यहाँ पर जो बनी हुई है, ये जेली जैसी स्ट्रक्चर है, और इस जेली का नाम है अगर अगर। ठीक है, अब इसमें KCl है, पोटेशियम क्लोराइड। ये अब इसके अंदर हमने लवण सेतु जोड़ दिया, क्योंकि इसमें लवण भरा हुआ है, ये ब्रिज की भांति कार्य करता है, तो इसका नाम रख दिया साल्ट ब्रिज या लवण सेतु। अब ये जो कंप्लीट है, ये परिपथ जो है अब जुड़ चुका है। अब यदि इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कोई गेन करेगा या करंट फ्लो होगा यहाँ से, तो अब परिपथ पूर्ण हो चुका है। अब हम यहाँ पर आते हैं लोन कॉन्सेप्ट पर। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन। फिर है एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, एन से नेगेटिव। अब देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन, ये है जिंक धातु का इलेक्ट्रोड। जिंक और कॉपर, इन दोनों में से जिंक धातु जो है कॉपर से बहुत अधिक रिएक्टिव है। हमने 10th क्लास में धातु सक्रियता श्रेणी देखी थी। उस धातु सक्रियता श्रेणी में जो मेटल किसी दूसरी मेटल से ऊपर आता हो, तो वह अधिक रिएक्टिव होता है कंपेरेटिवली नीचे स्थित धातुओं से। तो जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर स्थित है, तो यहाँ पर जिंक कॉपर को डोमिनेट करेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब होगा जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देगा और कॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेगा। जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देगा, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा, और कॉपर का कार्य है इलेक्ट्रॉन्स को लेना, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल। अब यहाँ पर ये जो जिंक धातु है, ये जिंक धातु सॉलिड फॉर्म में हम जानते हैं कि धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है। तो ये है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगी। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग सकता है और जिंक आयन बनाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। ये जो Zn2+ है, ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ से निकले, ये रही जिंक छड़, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये विलयन में चले जाएंगे। जिंक सल्फेट का जो विलयन है ना, जिंक सल्फेट के विलयन में क्या क्या होता है, Zn2+ आयन और SO4 2- आयन। जिंक सल्फेट ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पर और बन गया इस छड़ से, और ये कहाँ गया, फिर से विलयन में चला गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। अब ये कहाँ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और गए कहाँ से, ये यहाँ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं। अब ये क्योंकि सॉल्यूशन के भीतर जा रहा है ये दोनों, तो जो सॉल्यूशन के भीतर जाता है उनको एक्वस, जलीय कहा जाता है। ये एक्वस फॉर्म है, जैसे सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म, जलीय, एक्वस फॉर्म। ये हो गई यहाँ पर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड एनोड, ये एनोड नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कैसे होगा, पूरा कार्यक्रम देखने पर पता चलेगा। अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, यहाँ पर कॉपर मेटल है, ये Cu2+ आयन होंगे इसके अंदर, और SO4 2- आयन भी होंगे। ये कॉपर छड़ हमारे दिमाग में आएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको कॉपर की छड़ एक्सेप्ट करेगी, बट ऐसा नहीं होगा। कॉपर छड़ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो ठोस अवस्था में है, पूर्णपूरित है, वो नहीं लेगी। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो Cu2+ और SO4 2- के रूप में है। तो ये जो Cu2+ आयन है ये जाएंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, बिकॉज इनके ऊपर 2+ का साइन है, यानी कि इन्होंने पहले से ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे चुके हैं ये सल्फेट आयनों को, तो ये रिसीव करने जाएंगे, ये रिसीवर बनेंगे इनके।
तो यहाँ पर ये कॉपर आयन। अब ये जो Cu2+ आयन है ये विलयन के अंदर है, और मैंने अभी बताया था जो विलयन में जाते हैं वो एक्वस होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्वस। ये गए रिसीवर बन के। अब क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वेलकम करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। बन जाएगा क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेते ही ये वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, Zn2+ आयन बनाए। ये दोनों आयन गए विलयन में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री, यहाँ गए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कौन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर छड़ नहीं लेगी, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या करें, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें Cu2+ आयन भी है, सल्फेट आयन भी है। तो Cu2+ आयन जाएंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और कॉपर छड़ पर एकत्रित होने लगेंगे। ये Cus सॉलिड फॉर्म में आ गई, यहाँ नीचे यहाँ जो है ये Cu यहाँ एकत्रित होने लगेगा, और ये बेचारा जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता रहेगा। ये प्रोसीजर लगातार चलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जिंक छड़ है ये इलेक्ट्रॉन्स देती रहेगी, लगातार देगी, तो धीरे धीरे ये बेचारी पतली हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ये रॉड, क्योंकि इसमें से प्रोसीजर क्या चलेगा, ये जिंक छड़ इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार ऊपर जाएंगे। Zn2+ आयन सॉल्यूशन में कलेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्ट होने लगेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे हैं, कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में, कॉपर में। ये कॉपर कहाँ कलेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पर इस प्रकार से कॉपर कलेक्ट हो रहा है। तो ये रॉड मोटी हो जाएगी, मोटी होकर के यहाँ पर क्या जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। ये हो रही है बिल्कुल पतली, इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे यहाँ से, और ये हो जाएगी रॉड मोटी एकदम, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का डिपोजिशन होगा। अब धीरे धीरे हम इस प्रोसीजर को देखते हैं। ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, रिडक्शन, वह प्रोसीजर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है वह रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। राइट हैंड साइड रिडक्शन, कैथोड, और ये पॉजिटिव। अब आगे देखते हैं। अब ये जो सेल है ये इस प्रकार का, यहाँ पर ये जो आधा सेल हुआ ये इधर वाला, यहाँ पर लगातार ऑक्सीडेशन प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। तो इस कंप्लीट आधे सेल को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, अर्ध सेल। ये वाला जो आधा सेल है इसे बोलेंगे अपचयन, अर्ध सेल। ये ऑक्सीडेशन अर्ध सेल, और ये हो जाएगा हमारा अपचयन अर्ध सेल। अब ये वाली जो अभिक्रिया लिखी यहाँ पर हमने, ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण चल रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये वाली जो अभिक्रिया है यहाँ पर अपचयन चल रहा है, तो यह हो जाएगी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, ये आधी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ये आधी अभिक्रिया अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो कंप्लीट सेल रिएक्शंस जो है उसको कैसे लिखा जाए, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे हम ये इधर से थोड़ा इरेज हो गया है, पहले इस अभिक्रिया को लिख देते हैं। ये जिंक Zn2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर नेक्स्ट ये Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर मेटल। ये एक्वस, ये सॉलिड, और ये एक्वस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब नेट पीछे क्या बचा, जिंक प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ प्लस Cu।
ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड। ये हुई हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब ये जो सेल था हमारा पूरा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स गए ऑक्सीकरण अर्ध सेल से अपचयन अर्ध सेल की ओर। हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स गए लेफ्ट टू राइट, वापस विद्युत धारा कहाँ से आएगी? ये इस दिशा में इस प्रकार से बहेगी, राइट टू लेफ्ट। ये विद्युत धारा की दिशा होगी। फिर से इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, यानी कि जिंक की ओर से कॉपर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वह राइट टू लेफ्ट आएगी, ये होगी विद्युत धारा की दिशा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का गमन जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, करंट फ्लो की दिशा होती है। अब ये था हमारा संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब इस कंप्लीट सेल का निरूपण कैसे किया जाए? एक होता है सेल निरूपण, उस सेल का निरूपण कैसे किया जाए? सेल निरूपण करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को लिख देते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? एनोड। राइट हैंड साइड में है हमारा कैथोड। अब एनोड, यहाँ पर क्या हो रहा है एनोड में? जिंक। जिंक किस में बदल रहा था हमारे? ये था सॉलिड फॉर्म में, और ये बदल रहा था, यहाँ लिखेंगे सॉलिड, ये बदल रहा था Zn2+ में। अब एनोड लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड राइट हैंड साइड में, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? लवण सेतु। तो लवण सेतु को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार सेल निरूपण में दो लाइनें खींचते हैं ऊर्ध्वाधर। ये हो गया हमारा लवण सेतु। अब कैथोड राइट हैंड साइड में कैथोड है, वहाँ क्या लिखा हुआ है? Cu2+। फिर क्या था हमारा, किस में कन्वर्ट हो रहा था? कॉपर में। ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड। ये है हमारा सेल निरूपण। इसे रिपीट करती हूँ मैं। सेल निरूपण, सेल डायग्राम, इसे दर्शाने के लिए हम पहले एनोड लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो जोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर लवण सेतु है, तो लवण सेतु को दर्शाने के लिए यूं सीधी हम लाइनें ड्रॉ करेंगे दो। फिर लेफ्ट हैंड साइड के बाद में राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कैथोड, ये लिख दिया कैथोड। फिर एनोड में क्या हो रहा था? ये जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन, ये जिंक और जिंक आयन के बीच में एक सीधी लाइन, प्लस साथ में इन दोनों की फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। फिर कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड में कॉपर आयन कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल, इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन। ये नियम है सेल डायग्राम लिखने के। इन दोनों के पास में भी छोटे ब्रैकेट में इनकी फिजिकल स्टेट लिख दी जाती है। ये कंप्लीट हो गया हमारा सेल निरूपण, या इंग्लिश में बोले तो सेल डायग्राम। ये था हमारा डैनियल सेल। डैनियल सेल को कंप्लीट में एक बार रिपीट कर देती हूँ। दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, यह जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट में, कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट में। इन दोनों का कनेक्शन करेंगे गैल्वेनोमीटर में, ताकि विद्युत धारा अगर थोड़ी सी भी बहे तो हमें विक्षेप से पता चले। अब इन दोनों को लवण सेतु से जोड़ देंगे ताकि परिपथ जो है वह कंप्लीट हो जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स का गमन होगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इससे भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? हमेशा पॉजिटिव पोल की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जाना पड़ेगा? विपरीत चार्ज की ओर। तो ये यहाँ इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो हमारी बात रह जाएगी लोन कॉन्सेप्ट वाली, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव।
राइट, रिडक्शन, कैथोड एंड पॉजिटिव। ये नेगेटिव, इसको हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी, करंट के थ्रू भी। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की ओर जाएगा तो ये पॉजिटिव पोल, देन इट इज नेगेटिव पोल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो होता है। इस प्रकार यहाँ पर इस आधे सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे, इसको रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। फिर दोनों रिएक्शंस, इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कंप्लीट यदि दोनों को जोड़ दी जाए तो ये आ जाएगी सेल रिएक्शन। ये हो जाएगा हमारा सेल